नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन वापस से सेकंड जो पार्ट है अपना, जो टूल एंड टेक्निक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, या फिर अपन इसी को कह सकते हैं बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ये वाली टेक्निक्स है, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी या लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठते हो, हर किसी एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। अपना अभी का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका है कि आरपीएससी के तहत होने वाली स्कूल व्याख्याता के जो एग्ज़ाम है, या फिर अदर किसी भी स्टेट में जिसमें पीजी लेवल का पोर्शन इंक्लूड किया जाता है, पीजी लेवल में हमेशा आपकी कुछ टेक्निक्स दी होती है, उन टेक्निक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उन्हीं टेक्निक का पार्ट आज का कौन सा है, ये सेकेंड है। पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट है। इसमें अपन डिस्कस करते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट को आप सेपरेशन करना चाहते हो, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर में से आप सेपरेट करना चाहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें जो मिक्सचर सॉल्यूशन है उसमें से आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, जिसमें दो स्टेज होती हो, दो फेज होती हो, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज होती हो। तो ऐसी फेज का नाम कौन सा है, ऐसी टेक्निक का नाम कौन सा है? तो इसे अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसका नाम जो क्रोमेटोग्राफी रखा गया वो किसके कारण से रखा गया था? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो ये टेक्निक डेवलप की थी, इन्वेंट की थी, उसका कारण था कि ये जो प्लांट है, प्लांट के जो पिगमेंट्स हैं, प्लांट के पिगमेंट जो वर्णक है, उनको इन्होंने आइसोलेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज में लिया था। इस टेक्निक में दो स्टेज होती है, एक स्टेज होती है स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज, और सेकेंड स्टेज होती है मोबाइल फेज। ठीक है, इनमें से जो स्टेशनरी फेज होती है वो तो क्या होती है, स्टेबल। जो कंपोनेंट इसमें भरे जाते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो तो स्टेबल होते हैं। उनके अंदर जो तरल या गैसीय अवस्था के अंदर जो सॉल्यूशन आप डालते हो बाहर से, वो कैसी होती है, मोबाइल होती है। तो ये कैसे हो सकती है, लिक्विड या गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी हो सकती है कि दोनों ही कैसे हो, लिक्विड अवस्था के अंदर हो। क्रोमेटोग्राफी के अंदर खास तौर से, जैसे मान लो कि ये क्रोमेटोग्राफी का एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपन ने जेल भरे हैं, ये जेल है। जेल में से अब आप क्या चाहते हो, यहाँ पर कोई भी एक सॉल्यूशन डालना चाहते हो, यहाँ से अब आप क्या चाहते हो, कोई सॉल्यूशन डालना चाहते हो। उस सॉल्यूशन में बड़े साइज के भी कण हैं और छोटे साइज के भी कण हैं, इस प्रकार से। और इसको चीज़ को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इन जेल के अंदर से होते हुए, साइडों से जगह बनाते हुए, ये जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से होते हुए नीचे की तरफ निकलते हैं। इसमें कंडीशन ये होगी कि पहले कौन से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल वो पहले निकलते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाद में निकलते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल लेट निकलते हैं। ठीक है ना, इसमें उल्टा होता है। जबकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखते हो, उसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, कम साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले गमन करते हैं, मतलब गति करते हैं, और पीछे पीछे बड़े मॉलिक्यूल करते हैं। इसमें उल्टा होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल है वो पहले आते हैं। इसका कारण क्या है कि जो आपने बीड्स भरे हैं, इसमें जो जेल आपने भरी है, जो कण आपने भरे हैं, उनमें आपने जो सॉल्यूशन डाला है, जैसे ये डाला है आपने, ये सॉल्यूशन है, और ये छोटे छोटे कण भी है इन्हीं के, ये आपने डाला है इस वाले। तो छोटे वाले जो कण हैं वो तो कहाँ फंस जाएंगे, जो बीड्स से उनके अंदर जो कैविटी होती है छोटी छोटी, उनके अंदर फंस जाते हैं ये तो, इसलिए उनको तो निकलने में लगेगा टाइम। बड़े वाले जो है वो सारे इनके दो के बीच से ऐसे निकलते हुए पहले आएंगे। तो पहले कौन से निकलेंगे, बड़े मॉलिक्यूल जो है वो पहले सेपरेट होते हैं इसमें, और जो मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट होंगे इन्हें क्या बोलते हैं, इल्यूट। इन्हें इल्यूट बोलते हैं।
इल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। ये है क्रोमेटोग्राफी, कई प्रकार की होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो, HPLC क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो, गैस क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो। कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफीज अलग अलग पर्पज के लिए यूज में ली जाती है कि आप क्या चीज़ सेपरेट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्रोमेटोग्राफी वो यूज में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, क्रोमेटोग्राफी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल जो है वो अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में रशियन बॉटनिस्ट मिखेल, ये जो मिखेल है सेमोनोविक स्वेट इन्वेंटेड, इन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की इन्वेंशन किया था। क्रोमेटोग्राफी इन ए अर्ली 1900 के आसपास में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। आपको जो ये साइंटिस्ट का नाम है ये ध्यान रखना है, क्रोमेटोग्राफी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। ही वॉज यूज ग्लास कॉलम पैक्ड विद चाक टू सेपरेट द पिगमेंट। इन्होंने सबसे पहले किसको सेपरेट किया था, पादप के जो प्लांट के जो वर्णक हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज में लिया गया था। क्रोमेटोग्राफी हैज़ 2 फेज, इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है जो मैं आपको बता चुका हूं। एक स्टेशनरी फेज होती है और जबकि दूसरी कौन सी होती है, तो आपकी मोबाइल अवस्था होती है। दीज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद दीज 2 फेज। इनमें से पहले मॉलिक्यूल कौन से बाहर निकलेंगे ये किस पे डिपेंड करेंगे कि आपने जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है या क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मैट्रिक्स भरा है, आपने बीट्स भरे हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन कैसा है उनका, उनके आधार पे निकलेंगे। मैंने कहा कि ये बीट्स है, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो इनके साइड से निकल जाएगा, छोटा मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ फंस जाएगा, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल पहले निकलेंगे। तो इसलिए मॉलिक्यूल का सेपरेशन डिपेंड करता है कि आपने जो मैट्रिक्स भरा उनके साथ में इनका इंटरेक्शन कैसा है, उस आधार पे निकलते हैं। पहली है स्टेशनरी फेज, ये कैसी होती है, सॉलिड मटेरियल होता है दैट इज पैक इन ए ट्यूब, किसी भी ट्यूब या कॉलम के अंदर भरा रहता है, किसी भी वॉल के रूप में हो सकता है, कैपिलरी के रूप में। कैन बी मेड ऑफ, किस किस चीज़ की बनी हो सकती है स्टेशनरी फेज, ग्लास की बनी हो सकती है, मोस्टली सिलिका की बनी होती है या एल्यूमिना की बनी होती है। मोस्टली किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। सेकेंड फेज कौन सी आती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो आप कहोगे मोबाइल फेज। सेकेंड जो अवस्था है वो अवस्था आ जाएगी आपकी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मैंने आपको पहले बताया है मोस्टली लिक्विड होती है, कभी कभी गैस हो सकती है, मोस्टली लिक्विड या कभी कभी गैस हो सकती है, दैट कैरी द सिंपल मिक्सचर थ्रू द स्टेशनरी फेज, और मिक्सचर के साथ में डालकर इसको स्टेशनरी फेज के अंदर डाला जाता है जो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में काम आती है। अगला आप देखोगे 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में, विच बायोलॉजिकल टूल इज यूज्ड टू मेजर द मास टू चार्ज रेशियो, मास और चार्ज रेशियो ऑफ आयन डेंसिटी क्वांटिफाई मॉलिक्यूल्स इन सैंपल। किसी सैंपल के अंदर आप उनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हो उनके मास और चार्ज के बेसिस पर। तो मास के बेसिस पर आप सेपरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज दी गई है, माइक्रोस्कोप दिया गया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिया गया है और यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मास और चार्ज के बेसिस के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के आधार पर ही इसको पढ़ना है अपने को, जो कल मैं आपको बता चुका हूं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। सॉल्यूशन, जे थॉमसन एंड फ्रांसिस विलियम एस्टन आर क्रेडिट विद द इन्वेंटिंग द मास स्पेक्ट्रोस्पेक्टर जो है स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी जो है वो या आविष्कार है वो किसने किया था, तो ये जे थॉमसन फ्रांसिस विलियम एस्टन के द्वारा किया गया है। मास
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होती है? एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। किसी की मात्रा को है विश्लेषण किया जा सकता है, उसकी मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। दैट सेपरेट चार्ज पार्टिकल, और कोई भी जो आवेश वाले जो कण हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज, उनके वजन, उनका मास और उनके चार्ज के रेशियो के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है। अलाउिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और उनसे क्या कर सकते हैं अपन? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उन कणों का, उनकी मात्रात्मक ज्ञात किया जा सकता है, क्वांटिफिकेशन की जा सकती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। सैंपल बाई मेजरिंग देयर मास, उनके मास के आधार पर अपन किया जा सकता है। इट इज़ ए डिवाइस दैट यूज टू डिटरमाइन द मास ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को ज्ञात किया जा सकता है। सेपरेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड मास रेशियो, किसके आधार पर सेपरेट करते हो? चार्ज और मास के रेशियो के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हुआ 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें से आप ये कहोगे ना हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश है, ये क्वेश्चंस में आपको जो बुक है, अपनी जो ऑब्जेक्टिव बुक अभी आने वाली है अगले महीने के अंदर, उसके अंदर भी ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी जो बना रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिलेंगे, और उसके अंदर आपको सॉल्यूशन जब मिलेगा तो दोनों लैंग्वेज के अंदर दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको केवल इंग्लिश में दे रहा हूँ। 15 विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से रोल प्ले करता है। एंड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। प्लांट रूट्स एंड शूट में हेल्प करता हो, मतलब प्लांट की वृद्धि के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जो है मुख्य रूप से रोल प्ले करता है। इनमें से इसके नाम से भी है सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस के आधार पर इसका नाम जो है साइटोकाइनिन रखा गया है। साइटोकाइनिन, इसका नाम क्या रखा गया है? साइटोकाइनिन रखा गया है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी अगर आप देखोगे तो किससे हुई है? स्पर्म के अंदर इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई थी। कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? तो काइनेटिन। कौन सा किया गया था? काइनेटिन। हालांकि प्लांट्स के अंदर काइनेटिन जो है वो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनाया गया है अभी, ठीक है ना, ये नेचुरल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ना नॉन सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, तो काइनेटिन एक कैसा है? नॉन सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक एक प्लांट हार्मोन है ना, नेचुरल नहीं है। जबकि अगर आपको नेचुरल पूछा जाए, नेचुरल जो सबसे पहले सेपरेट किया गया था प्लांट्स के अंदर, तो है जियाटिन। कौन सा है? जियाटिन। ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं भाई, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काइनेटिन किस प्रकार का है? एक सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, जबकि नेचुरल कौन सा है? जियाटिन है। जियाटिन की जो सेपरेट है वो आइसोलेट सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त किया गया था आपके मेज से, मक्का से, जिया मेज से प्राप्त किया गया था। दूसरी चीज अपन देखेंगे, साइटोकाइनिन का मुख्य काम क्या है? सेल डिवीजन। जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है वही है, मुख्य काम क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उस ऑर्गन की वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रीकर्सर, पूर्वी पदार्थ, इसका मुख्य जो पूर्वी पदार्थ या प्रीकर्सर जो है वो कौन है? इसका निर्माण किससे होता है? तो आप कहोगे मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से क्या होता है? इनका निर्माण होता है। खास तौर से अपन देखेंगे एडेनिन। जो एडेनिन है इनसे क्या होता है? इनका मुख्य निर्माण होता है। तो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन में आए तो भी ठीक है, डीएनए ऑप्शन में आए तो भी ठीक है, आरएनए ऑप्शन में आए तो भी ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन में दे दिया जाए तो भी ठीक है, नाइट्रोजन बेस अगर ये दे दिया जाए तो भी ठीक है। अब आपको डिपेंड बस इतना से याद रखना है अपने को, किसके द्वारा होता है? एडेनिन के द्वारा, या फिर डीएनए आरएनए से टूटे हुए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें से एडेनिन भी मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट। और किसके ये काम किसके साथ में करता है? मुख्य रूप से जब ये काम करता है तो अपना रोल किसके साथ में करता है? ये
तो मुख्य रूप से अपने काम करता है ये ऑक्जिन हार्मोन के साथ में मुख्य रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्जिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन जब मिलते हैं तो किसी भी प्लांट की जो सेल है उसमें सेल डिवीजन प्लस सेल एनलार्जमेंट, कोशिका की साइज भी बढ़ेगी, कोशिका का डिवीजन भी होगा। लगातार विभाजन और उसके साइज बढ़ने के कारण से किसी ऑर्गन की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान अगर दोनों हार्मोन बराबर रेशियो के अंदर डाला जाता है तो उससे क्या बनता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है। उसे क्या कहते हैं, कैलस कहा जाता है। कैलस किसे कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहा जाता है। कैलस जो बना है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भविष्य कुछ नहीं है, वो कोशिकाओं का एक समूह है। इस कैलस में अगर आप पहले क्या डालोगे, साइटोकाइनिन, पहले क्या डाल दोगे, साइटोकाइनिन, तो पहले क्या बनेगा, इसमें सूट का निर्माण होगा। उसी टाइम पर इसके अंदर दूसरी बार अगर इसमें ऑक्जिन का निर्माण हो, ऑक्जिन डाल दिया जाए तो इसमें क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी। ये रूट बन गई। इसका मतलब रूट बनाने के ऑक्जिन और सूट बनाने के लिए साइटोकाइनिन, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब अपन साइटोकाइनिन से इसका आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन। अब इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इसके बारे में जो थ्योरी बन सकती है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो यदि पसंद आते हैं तो डेली कमेंट जरूर करके जाइए आप लोग कि आप लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। साइटोकाइनिन इज ए प्लांट हार्मोन, कैसा है, पादप हार्मोन है। दैट रेगुलेट द सेल डिवीजन, क्या कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग टिश्यूज, सभी विकासशील जो टिश्यूज हैं उनसे निर्माण होता है। ये रूट की टिप भी निर्माण करती है और सूट की टिप भी निर्माण करती है, मतलब सूट एपेक्स भी इसका निर्माण या इनका सिंथेसिस करती है। ये देखो, फोल्क कार्ल स्कूग, F.K. स्कूग, कार्लोस मिलर एंड देयर कोलेजियस डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन इन 1950। इनके सभी सहयोगियों ने, स्कूग एंड मिलर तथा इनके सभी सहयोगियों ने क्या 1950 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। द फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड वॉज काइनेटीन, ये मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहला जो डिस्कवर्ड किया गया था वो काइनेटीन किया है, विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पम, हेरिंग स्पम के DNA से प्राप्त किया गया था। मतलब प्लांट के अंदर जो है वो पहला कौन सा था, जियाटिन। द फर्स्ट कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन, एक एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइटोकाइनिन वॉज जियाटिन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जियाटिन। और ये क्या है, एक नेचुरल है। विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम मेज कर्नेल, मेज का जो एंडोस्पर्म है उनसे, और कोकोनट का जो मिल्क है उनसे प्राप्त किया गया था। क्योंकि कोकोनट का जो मिल्क है, एंडोस्पर्म जो है, कोकोनट के अंदर नारियल का जो पानी होता है उनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जो साइटोकाइनिन है वो पाया जाता है। साइटोकाइनिन आर बेसिक हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले मुख्य हार्मोन होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट टिश्यूज, प्लांट के सभी टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। बट दे आर स्पेशली अबाउंडेंट, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, रूट की टिप जहाँ पे रूट की ग्रोथ हो रही है, या सूट टिप जहाँ पे सूट की ग्रोथ हो रही है, या इमेच्योर सीड, या जो अपरिपक्व सीड है, बीज है, उनके अंदर भी इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखो एग्जाम्पल, सिंथेटिक साइटोकाइनिन, मैंने कहा ना जो आपको सिंथेटिक है आपने जो लैब में तैयार किए उनके एग्जाम्पल कौन से कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो यहाँ पर आप कहोगे 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, BAP, ये याद रखना आपको कैसा है, ये आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है भी, BAP, एंड 6 फरफ्राइल एमिनोप्यूरिन काइनेटीन, ये किसका नाम अभी,
काइनेटिन का। काइनेटिन भी कैसा है, मैंने बताया था आपको, सिंथेटिक हार्मोन है। तो बीएपी और काइनेटिन दोनों ही कैसे हैं, सिंथेटिक हार्मोन है। बीएपी का पूरा नाम और इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। और इसका मैंने मुख्य आपको बता दिया, मुख्य जो ओरिजिनल है वो कौन सा है, जियाटिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप देखोगे, which technique is used to detect specific sequence of DNA by RNA hybridization with complementary probe। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब की सहायता से आप किसके सीक्वेंस देख रहे हो, डीएनए को एंड आरएनए के सीक्वेंस को पहचानना चाह रहे हो। तो ये कल अपन ने एक टेक्निक पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो किसी प्रोटीन को आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज में लेते हो, जिसमें जो प्रोब है उसके रूप में क्या है, एंटीबॉडी यूज में लेते हो, तो वो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। एक होती है सॉर्धन ब्लॉटिंग टेक्निक, जिसमें डीएनए को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टेक्निक यूज में आती है। एक आती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जिसमें किसी आरएनए को आइडेंटिफाई करना हो आपको, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी आती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आती है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए का पूछा है, तो कौन सी आ जाएगी, डीएनए की सॉर्धन और आरएनए की नॉर्दर्न। तो यहाँ पे पूछा विच टेक्निक इज यूज टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो एक ही दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, इसका राइट आंसर सॉर्धन ब्लॉटिंग टेक्निक आ जाएगी। लेकिन आरएनए के रेफरेंस में हमेशा कौन सी आती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो यूज में ली जाती है। ये टेक्निक मोस्टली स्टूडेंट हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन होता क्या है इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी डीएनए है उसको, उसकी कोई सीक्वेंस है, पर्टिकुलर कोई जीन है, उसकी लोकेशन आप पहचानना चाहते हो, उसके सीक्वेंस आप पहचानना चाहते हो, तो क्या करते हैं, डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करते हो, कट करते हो। कट करने के बाद में मल्टीपल जो फ्रेगमेंट्स है, मल्टी फ्रेगमेंट्स आपके बनेंगे, जिससे क्या करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनके फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद में से नाइट्रो सेल्यूलोज के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे। नाइट्रो सेल्यूलोज के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद में इनके जो डीएनए के खंड है उनका उस एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा कि ये नाइट्रो सेल्यूलोज का पेपर है, इसके ऊपर डीएनए जो है वो चिपके हुए हैं ये वाले, और एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या भरा जाएगा, डीएनए के छोटे खंड होंगे, जिनमें क्या होगा, प्रोब। इस प्रोब को रेडियो लेबल्ड अपन कर देंगे पहले से, ठीक है ना। एक डीएनए का खंड छोटा जिसके सीक्वेंस पहले से अपने को नोन हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। तो प्रोब स्पेसिफिक जीन की जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है वो आपने डाल दी है, और साथ में क्या है, रेडियो लेबल्ड है P32, ये लेबल्ड है, और यहाँ पे इसमें डाल रखे हैं आपने, तो ये किसी न किसी डीएनए के साथ तो आपको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करेगा। इस पेपर को यहाँ से निकाल लोगे आप, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा आप इसकी लोकेशन जो है जेल के ऊपर, ये आपकी जो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है इसके ऊपर लोकेशन जो है वो देख सकते हो, किसे लाइट इमिट करेगा। ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस आपने डाला है प्रोब के कोने पे, उसके प्रेजेंस में ऑटो रेडियोग्राफी जब आप देखोगे ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर डेवलप करके, तो उसमें लाइट इमिट होती है, तो उससे पता चल जाता है पर्टिकुलर जो जीन है वो इसमें उपस्थित है। तो ऐसी जो टेक्निक होती है वो कौन सी आती है, सॉर्धन ब्लॉटिंग टेक्निक आती है। इसी प्रकार से प्रोटीन पहचानना है आपको, इसी मेथड से आपको आरएनए पहचानना होता है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉर्धन ब्लॉटिंग एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ऑल आर लेबोरेटरी टेक्निक्स दैट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स टू ए मेम्ब्रेन, कौन सी, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है फॉर डिटेक्शन के लिए। दिस टेक्निक यूज टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिगिन टू डिटेक्ट। इनका अलग अलग सैंपल के आधार पर टेक्निक यूज में ली जाती है। जैसे पहले मैं आपको कहूँ सॉर्धन ब्लॉटिंग, डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक यूज में ली जाती है, आपको तो याद रखना है। किसके लिए, डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाने वाली टेक्निक है डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना। यूज ए डीएनए और आरएनए प्रोब, इसमें डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब यूज में आता है किसको चेक करने, किसको पहचानने के लिए, डीएनए को पहचानने के लिए, जो अभी बता चुका हूँ मेथड में आपको। नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर एडवर्ड सॉर्धन, इसका नाम किसके बाद में रखा गया है, एडवर्ड सॉर्धन के डिस्कवरी के बाद में, इन्वेंशन करने के बाद में। सेकेंड जो टेक्निक है आपकी
वो कौन सी है? नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक। जो मैंने कहा आपको, नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है वो किसी भी आरएनए के सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए, आरएनए के खंड के सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए यूज में ली जाती है। डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस, और इसके अंदर जो प्रोब है वो डीएनए हो सकता है या आरएनए प्रोब यूज में लिया जा सकता है, किसकी पहचान करने के लिए? आरएनए की पहचान करने के लिए। तीसरी जो टेक्निक है वो कौन सी है? वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, जो खास तौर से प्रोटीन को आइडेंटिफाई, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। प्रोब के रूप में इसमें क्या यूज में आता है? एंटीबॉडी यूज में आता है, जो अपन कल भी बात कर चुके हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आती है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीबॉडी है वो इसमें एक्ट एज ए प्रोब के रूप में डाली जाती है। प्रोटीन एंड ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन इम्यूनोब्लोट, इसे क्या कहते हैं? इम्यूनोब्लोट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? इसकी प्रोब जो है, प्रोब के रूप में एंटीबॉडी यूज में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन होता है अपना नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, देखो, विच टूल इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉमनली यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स। ठीक है ना, किसी भी केमिकल्स की आप क्या ज्ञात करना चाहते हो? उनकी कंसेंट्रेशन, उनकी सांद्रता ज्ञात करना चाहते हो इन ए सॉल्यूशन बाय द डिटेक्टिंग इमिटिंग लाइट। लाइट इमिटिंग के आधार पर आप क्या करना चाहते हो? सॉल्यूशन ज्ञात करना चाहते हो, उसकी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो। ऑप्शन देखो, इसमें सेंट्रीफ्यूज दिया हुआ है, इससे तो मतलब नहीं है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी कर सकते हैं अपन, फ्लो साइटोमीटर कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो? मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो लाइट इमिटिंग के आधार पर अगर आप देखना चाहते हो तो कौन सी आएगी? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आएगी। फिर ये अपन लास्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कल की क्लास में भी, तब भी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती है इसमें, एक एब्जॉर्बेंस होती है, एब्जॉर्बेंस होती है, और एक होती है ट्रांसमिशन। किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें जो कण भरे हुए हैं, उन कणों को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उनकी मात्रा आप ज्ञात करना चाहते हो, तो वो सॉल्यूशन जो है एक क्यूवेट के अंदर भरा जाता है। ये क्या है? क्यूवेट है, इसके अंदर सैंपल जो है आपका भरा है, आप उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो। इसमें से पर्टिकुलर जो लाइट है वो यहाँ से गुजारी जाएगी, लाइट का सोर्स लगा होता है ये इस प्रकार से, और जो लाइट, कुछ लाइट है वो इसके द्वारा क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ लाइट जो है वो आगे की तरफ है, बाहर की तरफ इसके निकल जाती है। कुछ लाइट है वो इसके बाहर की तरफ जो है वो निकल जाती है। तो जो लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है, ये वाली, तो ये तो क्या कहलाएगी? इसकी एब्जॉर्बेंस कहलाएगी। और जो बाहर लाइट निकली है वो क्या कहलाएगी? इसकी ट्रांसमिशन कहलाएगी। अब सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन अधिक होगी, उसका मतलब एब्जॉर्बेंस भी क्या होगी? रुकावट भी ज़्यादा करेगी। तो एब्जॉर्बेंस कैसी होगी? उसकी अधिक होगी। एब्जॉर्बेंस अधिक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो पूरी लाइट यहीं रोक ली जाएगी, आगे लाइट कम आएगी। लाइट कम आएगी तो ट्रांसमिशन जो है वो क्या होगा? कम होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा आपका? कम होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कंसंट्रेशन अधिक, एब्जॉर्बेंस अधिक, लेकिन ट्रांसमिशन कम। इसी के जस्ट ऑपोजिट आप देखोगे, किसी सॉल्यूशन की ट्रांसमिशन तो अधिक आ गई तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी? लो होगी, और कंसंट्रेशन भी क्या होगी? लो होगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, जिसके अंदर मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्यूवेट कहते हैं। छोटी सी, इतनी सी बड़ी एक ग्लास टाइप की सी बनी होती है, एक ट्यूब छोटी सी, उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाएगा। देखो, थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में अपन देखेंगे यहाँ पर, किसने इसको डेवलप किया है? सबसे पहले तो डेवलप किसने किया है? अर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन इन्वेंट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कब किया था? 1940 में। ही वॉज केमिस्ट, केमिस्ट्री के थे, इन्वेंट एंड फाउंड ए नेशनल टेक्निकल लेबोरेटरीज विच लेटर बिकम ब्लैकमैन इंस्ट्रूमेंट कंपनी। उसे बाद में किस नाम से जाना गया? ब्लैकमैन इंस्ट्रूमेंट कंपनी एंड ब्लैकमैन कंसल्टर के नाम से जाना गया। इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्बेंस, देखो मैंने कहा ना एब्जॉर्बेंस आएगी एक तो इसमें। एब्जॉर्बेंस रेफर टू द अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब कितनी की गई है। द अमाउंट ऑफ लाइट ए सैंपल
एब्जॉर्ब्ड, किसी सैंपल के द्वारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है वो उसकी एब्जॉर्बेंस होती है। स्पेसिफिक वेवलेंथ को, वाइल ट्रांसमिशन एक ट्रांसमिटेंस होता है, ट्रांसमिटेंस है कि एब्जॉर्बेंस की करने के बाद में कितनी लाइट बाहर निकल गई, लाइट दैट पास थ्रू द सैंपल, सैंपल से कितनी लाइट आगे निकल गई, रीच द डिटेक्टर। ठीक है, एसेंशियली एब्जॉर्बेंस इज द ऑपोजिट ट्रांसमिटेंस, मैंने कहा एब्जॉर्बेंस अधिक होगी, ट्रांसमिशन स्वाभाविक रूप से कम होगी, मीनिंग दैट इज द वन इंक्रीज एंड सेकंड इज डिक्रीज, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है, एब्जॉर्बेंस वही चीज़ इसमें है, एब्जॉर्बेंस में भी कोई खास नहीं है ना, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन जो मैंने बताया वो का वही है इसमें। ये इसकी थोड़ा सा ये ज़रूर देख लो, एप्लीकेशन ज़रूर देख लो इसका, एब्जॉर्बेंस के और इनके एप्लीकेशन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, मुख्य काम क्या है, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित कणों की मात्रा ज्ञात करना, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एंड सैंपल स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है ना, किसी सैंपल से स्पेसिफिक वेवलेंथ को गुजारा जाता है, वन कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन यूजिंग बियर-लैम्बर्ट लॉ, बियर-लैम्बर्ट लॉ के बेसिस पे ये काम करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसे क्या कर सकते हैं अपन, मात्रात्मक रूप से, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से एनालाइज द एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम ऑफ ए सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट की पहचान करने के लिए भी काम आता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, अठारह नंबर, विच टेक्निक इज यूज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को यूज में लिया जाता है टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन इन सेल, किसी सेल और किसी पर्टिकुलर टिश्यू सेक्शन में किसी एंटीजन की पहचान करने के लिए आप एंटीबॉडी यूज में लेते हो, तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये टेक्निक क्या कहलाती है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई अंग है, इस अंग में पर्टिकुलर कोई एंटीजन है, जैसे अपन कह सकते हैं आपकी बॉडी में कोई कैंसर बन गया है या आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर डेवलप है, तो ट्यूमर और कैंसर अपने आप में विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो डेवलप करते हैं, तो वो प्रोटीन जो है वो क्या हो सकती है, वहाँ के आपकी कोशिका के अंदर, टिश्यू के अंदर क्या हो सकती है, एंटीजन हो सकती है। किसी वायरस का संक्रमण है आपकी बॉडी में, तो वायरस के जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिव एंटीजन के रूप में काम करते हैं। अपन ये करना चाहते हैं कि कौन सा टिश्यू, कौन सी पर्टिकुलर सेल्स है जो पर्टिकुलर एंटीजन से संक्रमित हो चुकी है, अपन वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अपन क्या करेंगे, उस टिश्यू में इंजेक्ट करेंगे और वो स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है उसके, जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, उसके अपन क्या कर देंगे, यहाँ से लेबल कर देंगे। ठीक है, रेडियो लेबल कर देंगे, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन कर देंगे, कोई भी डाई लगा देंगे। ये क्या करेगा, अपने एंटीजन के ऊपर जाकर डिटेक्ट करेगा, तो ये वहीं चिपकेगा जहाँ पर उस टिश्यू में इसको पर्टिकुलर एंटीजन मिलेगा। तो इसके ये जो डिटेक्टर आपने लगाया उसकी, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, उस टिश्यू के अंदर इसके लोकेशन का पता लगा सकते हो कि यहाँ पर्टिकुलर ये एंटीजन है, इसकी सबसे मात्रा ज़्यादा यहाँ पर है, इसका मतलब इन्फेक्शन यहाँ हो चुका है। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक, एलिजा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है जहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। IHC टेक्निक जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे सॉल्यूशन, द टेक्निक दैट यूज एंटीबॉडी, इसमें इस टेक्निक में एंटीबॉडी को यूज में लिया जाता है टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन, एक विशेष प्रकार की एंटीजन की पहचान करने के लिए, किसमें, किसी कोशिका में या किसी उत्तक के सेक्शन में या कटिंग के अंदर। इट इज कॉल्ड द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। IHC वर्क बाय यूटिलाइजिंग द स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन के बेसिस पर, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही जुड़ सकती है, उसके आधार पर टेक्निक यूज में ली जाती है। अलाउइंग रिसर्चर्स टू विजुअलाइज द लोकेशन
इससे आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, कौन से एंटीजन कहाँ पे है उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन, और वो कहाँ कौन से अंगों में फैल चुकी है उनका पता लगा सकते हैं विद इन ए टिश्यू और ए सैंपल अंडर ए माइक्रोस्कोप में भी अपन देख पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। फंक्शन डिटेक्ट एंड लोकलाइज स्पेसिफिक एंटीजन इन सेल और टिश्यू, ये इसका कार्य हो गया कि किसी भी टिश्यू और सेल्स के अंदर पे इसकी पहचान करने के लिए इस टेक्निक को यूज में लिया जाता है। मैकेनिज्म काम कैसे करता है, एंटीबॉडी इज डिजाइंड टू बाइंड ए स्पेसिफिक एंटीजन एंड आर डिटेक्ट एडेड टू टिश्यू सेक्शन। सबसे पहले मैंने कहा वो जो चीज़ें मैंने इसमें बता दी वही चीज़ें सब ये कि किसी भी एंटीबॉडी के ऊपर पहले आप रेडियो लेबल्ड कोई भी चीज़ लगा दो, डाई लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसको टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कर दो, वो जाके वहाँ इंटरेक्ट करेगा, उसके आधार पर अपन उसकी लोकेशन पता कर लेंगे। एप्लीकेशन भी वही है कि इसका यूज में आता है किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन, किसी पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन आपका हुआ है उसको अपन पहचान सकते हैं, कैंसर सेल पहचान सकते हैं, और ट्यूमर सैंपल जो है उसके अंदर जो एंटीजन स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनती है उनको अपन पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर यहाँ ट्यूमर बनने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस प्रकार की प्रोटीन जो है वो केवल ट्यूमर प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर अभी अवेलेबल है। दैट मीन्स इन फ्यूचर आपकी बॉडी के अंदर अभी ट्यूमर या कैंसर बनने वाली है, तो अपन इससे पहचान कर सकते हैं। उन्नीस नंबर में देखोगे विच बायोलॉजिकल टूल्स कैन बी यूज टू सेपरेट द एनालाइज लार्ज बायोमोलिक्यूल्स लाइक एज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे बड़े पदार्थों को पहचान करने के लिए देयर चार्ज एंड साइज, उनके चार्ज और साइज के आधार पर अपन सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक, तो सीधा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्टली यूज में ली जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कल भी मैंने पूरी टेक्निक बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ डायरेक्ट आज आपको, क्योंकि कल अपन पूरी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए लेबोरेटरी टेक्निक दैट इज द सेपरेट द मॉलिक्यूल बाय देयर साइज एंड चार्ज। साइज और चार्ज के आधार पर इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर सेपरेट करते हैं। इट इज द यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। एप्लीकेशन में देखेंगे इसको, तो जो चीज़ें हैं वही एप्लीकेशन है इसकी। देखो कहाँ यूज में आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज में आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के पर्टिकुलर आप बेस पेयर की न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो ज्ञात करना चाहते हो तो भी यूज में आता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए की टेक्निक इन द डीएनए सीक्वेंसिंग। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के अंदर भी आता है, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन आप कर सकते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज टू प्यूरिफाई प्रोटीन एंड डिटरमाइन द प्योरिटी, कि कितनी प्रोटीन प्योरिटी है उसमें। अगर आप किसी इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कौन सी जेल यूज में लोगे, तो आप कौन सी लोगे, पॉली एक्रिल एमाइड जो है वो जेल जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे इसकी इन्वेंशन देखेंगे अपन, आर्न यहाँ पर और टाइसेलियस, ठीक है ना, या सेलियस अपन कह सकते हैं। स्वीडिश केमिस्ट्रिस्ट इन्वेंट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 1930 के अंदर, कल भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें दो प्रकार की जेल यूज में आती है, एक तो एग्रोज जेल यूज में आती है और एक पॉलीएक्रिल एमाइड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए यूज टेक्निक, जेल मेड अप ऑफ द एग्रोज। जेल किसकी बनी होती है, इसमें एग्रोज की बनी होती है। बड़े मॉलिक्यूल यदि आपको सेपरेट करना है, कल भी बता चुका हूँ मैं, बड़े मॉलिक्यूल अगर आपको सेपरेट करना है तो एग्रोज यूज में लोगे, छोटे मॉलिक्यूल सेपरेट करने हो तो आपको पॉलीएक्रिल एमाइड जेल यूज में लोगे, क्योंकि इसमें जो छिद्र बनेंगे उसकी साइज छोटी होगी, एग्रोज में जो छिद्र बनेंगे वो बड़ी होगी। उसमें कंसंट्रेशन जो है उसकी ज़्यादा यूज में ली जाती है, मतलब परसेंटेज ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसमें कम परसेंटेज यूज में ली जाती है उसमें, और इसमें परसेंटेज ज़्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है ना। ज़्यादा परसेंटेज अगर जेल की यूज में लोगे, इसका मतलब आप जो ये पॉलीएक्रिल एमाइड है वो ज़्यादा मात्रा में डालोगे, ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो वो क्या होगी, एक टाइट जेल बनाती है। ठीक है ना। तो छोटे मॉलिक्यूल के लिए यूज में आती है। सेपरेट द मॉलिक्यूल लाइक एज द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। द जेल इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, और इस जेल को बनाकर इसमें डाला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में विद इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के द्वारा सप्लाई की जाती है लाइट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। द मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू देयर जेल एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग जो उनकी गति करने की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, उनके साइज पे डिपेंड करता है और उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। जिसके साइज छोटी होगी, चार्ज ज़्यादा होगा, वो फास्ट मूव करेगा, कहाँ से, अपने विपरीत चार्ज की ओर। ठीक है ना। तो साइज, चार्ज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, विच टेक्निक इन्वॉल्व
एडिटिंग जीन, किसी जीन में आप क्या करना चाहते हो, म्यूटेशन करना चाहते हो, किसी जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, किसी जीन के अंदर आप एडिटिंग मतलब साइलेंट करना चाहते हो। कोई जीन है आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है जो लीथल जीन हो सकता है, कैसा हो सकता है, जीन है वो कैसा हो, लीथल जीन हो, हार्मफुल जीन हो, डिजीज वाला जीन हो, ऐसे जीन हो तो ऐसे जीनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ही अपने को एडिट करना पड़ेगा। एडिट मतलब उसके अंदर म्यूटेशन करना पड़ेगा या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो जीन हमेशा के लिए कैसा हो जाए, इनएक्टिव हो जाए वो। और इनएक्टिव होगा तो विशेष प्रकार के कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा, नहीं बनाएगा तो वो करेक्टर अपनी बॉडी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एडिटिंग जीन के लिए एन ऑर्गेनिज्म DNA यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड RNA गाइड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसमें जो RNA गाइड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो टेक्निक यूज में आती है या ये जो मेथड यूज में आता है वो कौन सी टेक्निक होती है, कौन सी टेक्निक में RNA एडिटिंग के लिए RNA गाइड, किसी भी मतलब जीन एडिटिंग के लिए RNA गाइड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज में लिया जाता है। यहाँ पर सॉर्दन ब्लॉटिंग अपन पढ़ चुके हैं, RNA सीक्वेंसिंग अलग चीज़ है, फ्लो साइटोमेट्री अलग चीज़ है। तो ये जो है कौन सा CRISPR Cas9 जो है, Cas9 जो लिखा है, ये जो टेक्निक है वो RNA DNA या फिर अपन कह सकते हैं जीन की एडिटिंग में यूज में आता है। जीन में म्यूटेशन करने के लिए, जीन में साइलेंट करने के लिए काम आता है, जीन में मॉडिफिकेशन करने के लिए काम आता है। इसके कारण से अपन किसी भी डिजीज को इन फ्यूचर होने से रोका जा सकता है। यहाँ पे आप देखोगे CRISPR-Cas इज ए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये लाइन आपको याद रखनी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है दैट्स अलाउ द साइंटिस्ट टू मॉडिफाई DNA में चेंज किया जा सकता है इसके द्वारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज बेस्ड ऑन ए बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस और कैसेस, ठीक है ना। वायरसेस वगैरह जो बैक्टीरिया की जो होने वाले, जैसे वायरस अपने जीनोम के अंदर एंटर कर गया, कौन से जीन में उसने म्यूटेशन किया है तो उसको अपन वापस से एडिट कर सकते हैं या उसके प्रभाव को अपन दबा सकते हैं। ये टेक्निक कैसे काम करती है, देखो टेक्निक कैसे काम, हाउ इट वर्क कैसे करती है। गाइड RNA आपने जो डाला है वो क्या करता है, सबसे पहले किसको एक्टिव करेगा, केस प्रोटीन, डायरेक्ट द केस प्रोटीन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है ना। गाइड RNA के द्वारा केस प्रोटीन को स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर DNA के ऊपर छोड़ा जाता है, यहाँ पर जाएगा। द केस प्रोटीन क्या करेगा, उस जेनेटिक मटेरियल या DNA के साथ में बाइंड होकर वहाँ पर क्या कर देगा, म्यूटेशन उत्पन्न करेगा। कट, ये क्या करेगा, DNA के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। कौन सा, जो Cas9 प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, DNA के डबल स्ट्रैंड को कट कर देगा। अब कट कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिपेयर सिस्टम एक्टिव होगा, और रिपेयर सिस्टम एक्टिव होगा तो रिपेयर करने के लिए आएंगे, ठीक है ना। ये कोई DNA है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया तो अपन जानते हैं अपनी बॉडी के अंदर चेक सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना, CDK, और जो अपन कहते हैं साइक्लिन जो प्रोटीन से P53 प्रोटीन से, RB प्रोटीन से, वो सभी क्या होते हैं, चेक 1 चेक 2, ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर आएंगे और इनको क्या करेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। जब रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि रिपेयर सही हो, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का रिपेयर गलत होगा, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड हट जाएगा या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर जुड़ भी गया तो इसमें क्या रह जाएगा, हमेशा के लिए म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। और म्यूटेशन उत्पन्न होने के कारण से ये जीन कैसा हो सकता है, साइलेंट, ये जीन कैसा होता है, इनएक्टिवेट हो सकता है। यही अपन चाहते हैं जीन के अंदर एडिट करना। द सेल रिकॉग्नाइज डैमेज DNA, सेल क्या करेगी, वो पहचान करेगी कौन सा DNA डैमेज हुआ है, DNA डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगी, अटेम्प्ट टू रिपेयर, उसे रिपेयर करने की कोशिश करेगी। रिपेयर कर भी देगी, मैंने कहा प्रॉपर रिपेयर होगा ही नहीं उससे। द DNA रिपेयर प्रोसेस कैन बी एडेड, कोशिश करेगा और रिमूव द बेस पेयर, और उन्होंने क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस पेयर को रिमूव करेगा, विच कैन इनएक्टिवेट जीन, जिसके कारण से क्या होगा, जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। एप्लीकेशन, मैंने कहा किसी भी डिजीज को रोकने के लिए जो जेनेटिकली डिसऑर्डर उसको भी रोका जा सकता है, इसमें मेडिकल रिसर्च में काम आती है। दिस टेक्निक हैज एनेबल टू मेडिकल ब्रेक थॉट दैट इट इज
being used to treat some disease caused by point mutation। ऐसी डिजीज को रोका जा सकता है जो कैसी हो, पॉइंट म्यूटेशन होने वाली डिजीज हो। डायग्नोस्टिक टूल्स, इसमें किसी डिजीज को पहचानने में भी काम आता है, बायोमेडिकल रिसर्च में भी काम आता है, इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए भी काम आता है, डायग्नोस्टिक टूल्स में भी काम आता है। डिस्कवरी की बात करेंगे इस टेक्निक की, तो बायोकेमिस्ट जो है जेनिफर और डोडना कह सकते हो आप, जेनिफर डोना कह सकते हो। एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक कौन सा था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, एमनेल चारपेंटर। इन्होंने क्या किया था, को इन्वेंशन, मतलब दोनों ने अलग अलग एक साथ में सेम टेक्निक विकसित की थी। तो इस प्रकार से आपके आज की जो सेकंड क्लास है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है आपके साथ में शेयर करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी अपना बताइए कि टेक्निक्स आपको पढ़ के कैसी लगी और टेक्निक्स आपको समझ में आ रही है क्या। अगर टेक्निक्स समझ में आ रही है तो कल भी अपन एक वीडियो टेक्निक्स के उपलक्ष्य में वापस लाएंगे, ताकि ये जो टेक्निक्स पीजी वाला पोर्शन है आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो समझ में आ रही होगी सभी को, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए और अपना रेस्पॉन्स लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।